आज हम इक्विपार्टीशन थ्योरम पढ़ेंगे। इक्विपार्टीशन थ्योरम ये कहता है कि एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ बॉडी विच कंट्रीब्यूट्स अ क्वाड्रेटिक टर्म of a coordinate or momentum to the energy. It has an average energy of kbt by 2 and it contributes kb by 2 term to specific heat. अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। अगर आप लोगों ने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं तो एक पार्टिकल या एक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए जितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अब वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो से हैं वो पोजीशन कोऑर्डिनेट भी हो सकता है और मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। तो हम एग्जांपल के तौर पे एक जो है ना सिस्टम को कंसिडर करते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और हर पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम जो है वो हमें सर्टेन प्रिसीजन dx dy प्रिसीजन के साथ नोन है। फेस स्पेस में जो कोई भी पॉइंट होगा ना, अब हम वन डायमेंशनल ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। फेस स्पेस में इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x और px होंगे। इसमें हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है वो पोजीशन है और वर्टिकल एक्सिस पे जो है ना वो मोमेंटम कोऑर्डिनेट है। और ये जो ग्रिड बनती है ये हमारी फेस स्पेस है। तो फेस स्पेस में अगर ये मेरा ये जो बॉक्स है इसका सेंटर x px पे है और तो इस बॉक्स की विड्थ, ये जो मैंने डिविजनिंग की है, इस बॉक्स की विड्थ dx है और इसकी हाइट जो है वो dp है। अब ये जो एरिया है ये तमाम बॉक्सेस का एरिया सेम है। हम इसको एक कांस्टेंट एज करके कह लेते हैं। आप सोच सकते हैं एक्चुअली ये हम थोड़ा सा इसको क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पता है dx और dp जो है वो प्रोडक्ट ऑफ h बार के इक्वल या उससे ग्रेटर हो सकते हैं, उससे स्मॉल नहीं हो सकते ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बहरहाल यहाँ पे हमारी ये जो एरिया है, हर बॉक्स का एरिया जो है वो सेम है, उसको हम एच से जाहिर करेंगे और एच जो है वो एक कांस्टेंट है। और अगेन हम वो क्लासिकल पिक्चर में कर रहे हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली भी आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमें पता है कि पोजीशन और मोमेंटम की प्रोडक्ट जो है ना वो इट कैन नॉट गो बिलो अ कांस्टेंट व्हिच इज h कट बाय 2। सो h कट बाय 2 मैं लिख देती हूँ। h कट जो है ना वो h डिवाइडेड बाय 2 पाई होता है, तो ये h ओवर 4 पाई आ जाता है। ठीक है। इन क्लासिकल मैकेनिक्स जिस वक्त स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डेवलप हुई थी उस वक्त आपको पता है ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं था क्वांटाइजेशन वाला, जो एच बार की वजह से आती है, या एनर्जी पैकेट्स जो होते हैं वो ये एच के उसमें आते हैं प्रोडक्ट्स में, या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी नहीं नोन था। तो इस चीज़ को हमने डेवलप करने के लिए ये सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म बनाया। अब हमारा ये जो कोऑर्डिनेट है फेस स्पेस में एक्स पी एक्स, इसकी जो है ना विथ डी एक्स है और उसकी हाइट डी पी एक्स है, यानी मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस है। अगर हम चाहते हैं कि हम पोजीशन प्रिसाइसली मेजर करें तो हमें ये इस बॉक्स को छोटी छोटी मजीद डिविजन्स इसकी बनानी पड़ेंगी। लेकिन क्या होगा, अब मैं सॉरी मुझे डी एक्स के अलोंग डिविजन्स बनानी थी, मैंने रॉन्ग डायरेक्शन में बना ली। चले मैं इधर एक पॉइंट ले लेती हूँ, इधर दोबारा से ये बॉक्स बना देती हूँ। तो मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग डिविजनिंग करनी है, तो एक्स एक्सिस जो है ना मेरा इस डायरेक्शन में है और मोमेंटम एक्सिस इस डायरेक्शन में है। तो इस तरह एक्स को मैंने ना स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। तो एक्स को जितना स्मॉलर पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगी तो मैं वो पोजीशन जो पार्टिकल की होगी उतनी प्रिसाइसली बता सकती हूँ कि ये इस बॉक्स के अंदर मेरा पार्टिकल किस पोजीशन पे है। लेकिन क्या होगा जब मैं अपने इस बॉक्स को स्मॉलर डिवीजन में और स्मॉलर डिवीजन में डिवाइड करूंगी तो क्या होगा, लिमिट जबकि हमारा dx अप्रोचिंग टू 0 होगा उस वक्त मुझे पार्टिकल की पोजीशन प्रिसाइसली पता होगी। लेकिन होगा क्या कि अब ये डिविजन्स जो है ना ये इनफाइनाइट हो जाएंगी। अब डिविजन्स इनफाइनाइट होगी तो पार्टिकल के पास ये इस बॉक्स के अंदर जो पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, यानी कि वो किस एक्स पोजीशन पे हो सकता है, वो भी इनफाइनाइट हो जाएंगी। अब पॉसिबल पोजीशन जो है वो पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स को जाहिर करती हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ स्टेट्स जो कि हमारा W होता था, नंबर ऑफ स्टेट्स वो भी इन्फिनिटी हो जाएंगी। तो एंट्रोपी जो है S इज इक्वल टू के बी लॉग W होती है वो भी इन्फिनिटी हो जाएगी।
अब अगर एंट्रोपी इन्फिनिटी होगी तो जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि एंट्रोपी का डेरिवेटिव आती हैं, जैसे हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है या स्पेसिफिक हीट है या प्रेशर है, वो सारे इसके डेरिवेटिव से आती हैं, तो वो भी इनफाइनाइट हो जाएंगी। तो इसका मतलब है अगर मैं इनफाइनाइट डिविजनिंग कर लूँ, यानी बहुत प्रिसाइसली पोजीशन फाइंड कर लूँ, तो मैं अपनी फिजिकल क्वांटिटीज की कोई सेंस नहीं बना सकती। तो फिजिकल क्वांटिटीज को सेंसिबल रखने के लिए जरूरी है कि ये जो मैं डिविजनिंग कर रही हूँ एक्स की डायरेक्शन में, ये एक खास लिमिट पे या एक खास लेंथ पे जाके मुझे स्टॉप कर देनी चाहिए, यानी वो इन्फिनिटी को अप्रोच ना करे, वो एक फाइनाइट नंबर तक रहे। तो इसको यूं हम कह सकते हैं कि इसी वजह से ये जो डी एक्स और डी पी एक्स है, ये जो सी प्रोडक्ट है, इसको एज के इक्वल होना चाहिए, और डी एक्स जो है ना वो फाइनाइट होना चाहिए, और डी पी एक्स भी हमारा फाइनाइट होना चाहिए। यानी कि यही जो लॉजिक मैंने एक्स एक्सिस के लिए यूज किया, उसी तरह की लॉजिक जो है मैं वो वाई एक्सिस के लिए भी सॉरी यानी हाइट वाली या वर्टिकल डायरेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए भी यूज कर सकती हूँ। अब अगेन हमारे पार्टिकल की पोजीशन एक्स से लेकर एक्स प्लस डी एक्स के दरमियान है फॉर पोजीशन, और मोमेंटम में पी एक्स से लेकर पी एक्स प्लस डी पी एक्स तक के लिए। अब यही चीज जो सी होगी उसके वाई और जी कोऑर्डिनेट के लिए भी होगी कि वाई कोऑर्डिनेट वाई से लेकर वाई प्लस डी वाई तक होगा, और जी कोऑर्डिनेट जी से लेकर जी प्लस डी जी तक होगा, और वाई और जी मोमेंटम जो होंगे पी वाई वो पी वाई प्लस डी पी वाई तक होंगे, और जी मोमेंटम पीजी से लेकर पीजी प्लस टी पीजी तक होगा। ठीक है, तो अब यानी कि हमारे पार्टिकल की पोजीशन जो सी है वो इस स्मॉल बॉक्स के अंदर स्मीयर्ड है, इस डी एक्स और डी पी एक्स की जो प्रोडक्ट आती है, जो कि ये एरिया एक आता है हमारे पास एज के इक्वल आता है। हमारे पार्टिकल की पोजीशन इस बॉक्स के अंदर तक हमें मालूम है, हम ये नहीं बता सकते कि इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल प्रिसाइसली कहाँ है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इस रेंज के अंदर हमारा पार्टिकल पाया जा सकता है। और ये जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो अब एज पे डिपेंड कर रही हैं, जितना छोटा एज होगा उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, अगर एच बड़ा होगा तो हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स कम होंगी। तो यानी हमारी एंट्रोपी जो कि नंबर ऑफ स्टेट्स पे डिपेंड कर रही है डब्ल्यू पे, तो एंट्रोपी जो है वो के बी लॉग डब्ल्यू, वो भी एच के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। स्मॉलर एच गिव्स लार्ज पॉसिबिलिटीज ऑफ स्टेट, हेंस लार्ज एस, और लार्ज एच जो सा होगा वो स्मॉल पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेट्स देगा, यानी कि स्मॉल एस देगा। हाँ, अलबत्ता चेंज यानी हमारी एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है ना वो एज पे डिपेंड कर रही है, लेकिन उसमें जो चेंज है एंट्रोपी में वो एज से इंडिपेंडेंट है, यानी वो डिपेंड नहीं कर रहा कि आप अपने जो एरिया है वो कितना है या उसकी डिविजनिंग कैसी रखते हैं। तो आपको पता है हमारी स्पेसिफिक हीट वो जो था वो तो डेरिवेटिव आता है ना एंट्रोपी का, तो इसलिए डेरिवेटिव यानी चेंज जो सा वो इंडिपेंडेंट है, तो स्पेसिफिक हीट जो है वो इंडिपेंडेंट होगी एज से। एज हम कुछ भी रख सकते हैं। अब हम वन डायमेंशनल वर्ल्ड के लिए एक पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। पार्टीशन फंक्शन आपको पता ना वो इंटीग्रल होता है हमारी एनर्जी ओवर के पी टी का एक्सपोनेंशियल में। तो अब क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो एक्स और पी एक्स पे डिपेंड करती है, तो इसलिए एक्स और डी पी एक्स के ऊपर मैंने इंटीग्रल ले लिया, और हमारी दोनों पोजीशन और मोमेंटम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी कर रही है। ये जो एज से हमने डिवाइड किया, ये इसलिए डिवाइड किया ताकि ये हमारा पार्टीशन फंक्शन एक यूनिट लेस क्वांटिटी रहे, क्योंकि एक्स और पी एक्स की प्रोडक्ट जो है उसके यूनिट्स एज वाले आते हैं, तो ये एज से हमने डिवाइड किया है ताकि ये यूनिट लेस क्वांटिटी रहे। आई थिंक ये फ्रीज हो गया, मैं ज़रा इसको वो कर लूँ ठहरें। अब ये जो एक्सप्रेशन है पार्टीशन फंक्शन का, ये एक पार्टिकल के लिए, लेकिन अगर इसको मैंने एक से ज़्यादा पार्टिकल के लिए या एन पार्टिकल के लिए करना हो तो ये इजीली एक्सटेंडेबल हो जाएगा। वो मुझे डी एक्स वन डी पी एक्स वन डी एक्स टू डी पी एक्स टू डी एक्स थ्री डी पी एक्स थ्री एंड एनर्जी ऑफ ऑल ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री एक्सपोनेंशियल में करनी पड़ेगी। लेकिन इवेंचुअली सपोजिंग कि हर पार्टिकल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो इंटीग्रल सारे अलग हो जाएंगे। अब आपको पता है एक पार्टिकल की एनर्जी जो सी होती है वो सम होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी का। उसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, रोटेशनल एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एंड सो ऑन। अगर और कोई टाइप जैसे कि आपने पढ़ा था स्पिन की भी हो सकती है, जिसको कि अभी हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो यानी एनर्जी बहुत सारी टर्म्स के सम से मिलके बनती है। इसमें अगर हम ये सपोज करें कि पार्टिकल के जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू और पी हैं, क्यू जो है ना कोऑर्डिनेट्स है और पी उसका एसोसिएटेड
कॉन्जुगेट मोमेंटा है, तो हम एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और जनरलाइज्ड मोमेंटम के स्क्वायर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने साथ में कोई कांस्टेंट्स लगा दी हैं, कांस्टेंट्स की वैल्यू जो सी हैं वो सिस्टम के मुताबिक डिटरमिन की जा सकती हैं। तो जी में ये वाली एनर्जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। तो जी हमारा इस तरह की फॉर्म का हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर क्यू एंड पी है और ई रेज टू पावर माइनस अल्फा क्यू स्क्वायर ओवर के बी टी है और ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर ओवर के बी टी है। आपको याद है कि हमने ये इंटीग्रल जो सा था ना पिछले लेक्चर्स में किया था, वो डी एक्स ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर जो सा होता है वो पाई डिवाइडेड बाय 1 अल्फा होगा। ये अगर लास्ट टाइम हमने 0 टू इन्फिनिटी किया था तो यहाँ पे 2 आ गया था क्योंकि वो ट्वाइस था, तो इसलिए अब यहाँ पे 1 था और ये सारा स्क्वायर रूट में आ गई वैल्यू। तो यानी जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है वो ये वाली है और जनरलाइज्ड मोमेंटा की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है वो ये वाली है। एज को मैंने दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये एच अल्फा और एच बीटा आ गया डिनोमिनेटर में। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो सी है इसी टर्म का लॉग होगा, लॉग लिया तो ये हाफ का हमने पावर से बाहर निकाल दिया, के बी टी बाई हाफ बाहर आ जाएगा और ये वाली फर्स्ट टर्म पोजीशन की वजह से है और दूसरी मोमेंटम की वजह से। एंट्रोपी उसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव लिया मैंने, ये यहाँ पे कंबाइन करके ले लिया था, लेकिन ये चीज़ दिखाने के लिए कि एंट्रोपी में हर टर्म इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है, अगर इन दोनों को अलग-अलग रखें तो ये अलग-अलग मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन की है, अलग-अलग डिफरेंशिएशन दोनों टर्म्स की, रिजल्ट तो सेम ही आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस टर्म से भी के बी बाई 2 कॉन्ट्रीब्यूशन आती है, इस टर्म से भी के बी बाई 2 कॉन्ट्रीब्यूशन आती है, सॉरी 2 बाई टी आती थी, के बी बाई 2 तो बाहर से आ रहा था और ये लॉग वाली फर्स्ट टर्म जो सी हैं ऐसे ही रहते हैं। और जब स्पेसिफिक हिट कैलकुलेट करते हैं तो ये इस टर्म और इस टर्म से के बी बाई 2 आती है और जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, सॉरी ये 2 आता है यहाँ से और के बी बाई 2 से मल्टीप्लाई होते हैं तो ये 2 टाइम्स के बी बाई 2 हो जाती है। अब यानी कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू निकलती है वो के बी निकलती है, यानी दो कोऑर्डिनेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग के बी निकली है, तो हर कोऑर्डिनेट की जो कंट्रीब्यूशन है वो के बी बाई 2 है। अब अगर मैं पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन जो सी है ना वो 0 कर दूँ, आपको पता है ना मोस्टली हमारा सिस्टम जो है ना, ऐसे सिस्टम हमने देखे हैं जिसमें एनर्जी जो है ना वो मोमेंटा पे डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशनल केस में जो है ना कोई पोटेंशियल नहीं होता तो एनर्जी पी स्क्वायर ओवर 2m होती है, और अब अल्फा को 0 पुट कर दिया तो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगी क्यू की वजह से। लेकिन अब क्यू को जो है ना वो मैंने इंटीग्रेट करना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगी टर्म, तो मैं इनफाइनाइट नहीं करना चाहती, मैं फाइनाइट टर्म्स रखना चाहती हूँ। तो मैं ये करूँगी कि मैं अपने क्यू को एक फाइनाइट रेंज में रखूँगी। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि हम क्यू को इनफाइनाइट डिवीजन नहीं कर सकते, तो ये माइनस क्यू बाई 2 से प्लस क्यू बाई 2 तक क्यू की रेंज कर दी है, और बाकी जो मोमेंटम था वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही रखा क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम की वजह से एनर्जी की कंट्रीब्यूशन है। इंटीग्रेशन की तो ये पहली टर्म ने डी क्यू डेल्टा क्यू कंट्रीब्यूशन दे दी थी, ये 1/h इधर से आ गया, और ये वाली टर्म एज इट इज पाई के बी टी डिवाइडेड बाई बीटा कंट्रीब्यूशन देगी स्क्वायर रूट में। ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर ली, एंट्रोपी कैलकुलेट कर ली, और फिर ये एंट्रोपी का डेरिवेटिव के बी बाई 2t आ गया और स्पेसिफिक हीट जो है वो के बी बाई 2 आ गई। सो जब हमने सिर्फ P को रखा है तो हमारी CV में स्पेसिफिक हीट में जो कंट्रीब्यूशन है वो के बी बाई 2 है। तो अगर इसी तरह मैं Q की P की बजाय अगर सिर्फ Q रखती तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन के बी बाई 2 देती। तो यही चीज़ हमारी इक्विपार्टीशन थ्योरम ने कही थी कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो सी है वो हमें एक कंट्रीब्यूशन ऑफ के बी बाई 2 देती है। इक्विपार्टीशन थ्योरम की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं वो हम देखेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज से मुराद है कि स्पेसिफिक हीट पे उसका क्या इफेक्ट होता है। मोनोटॉमिक गैस के लिए आपको पता है मोनोटॉमिक गैस जो सी होती है ना उसमें सिर्फ ट्रांसलेशन की एनर्जी होती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो सी होती है वो पी एक्स पी वाई पी जी पे डिपेंड कर रही होती है, तो जो कि इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होती है।
अब क्योंकि 3 क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं और हर टर्म जो x, y, z डायरेक्शन में मोमेंटम है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है हमें ये 3 टाइम्स kp/2 कंट्रीब्यूशन मिलेगी। सो स्पेसिफिक हीट में जो ट्रांसलेशन की वजह से कंट्रीब्यूशन होगी वो 3 टाइम्स kp/2 होगी। तो ये 3 की kp/2 टर्म आ गई है। और अगर मैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर देखना चाहूँगी तो वो Cv प्लस R होती है, वो 5 kp/2 निकलेगी। अब इसके बाद हम डायटोमिक मॉलिक्यूल पे आ जाते हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में आपको पता है 3 तरह की कंट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा था। उसमें ट्रांसलेशन की मोशन भी होती है, उसमें रोटेशन की मोशन भी होती है, उसमें वाइब्रेशन की मोशन भी होती है। ट्रांसलेशन में वही होगा, हम अब वो दोनों एटम्स को अलग कंसीडर करने की बजाय उसके सेंटर ऑफ मास को लेते हैं, और सेंटर ऑफ मास के जो है ना वो एक्स वाई जी मोमेंटा हो सकता है। तो ट्रांसलेशन की वजह से जो स्पेसिफिक हीट में कंट्रीब्यूशन होगी वो अगेन 3 टाइम्स kp/2 होगी। रोटेशन की वजह से जो इसमें कंट्रीब्यूशन होती है वो आपको पता है वो हमारे क्योंकि 2 एटम्स हैं, हर एटम का सेंटर ऑफ मास के लिहाज से एंगुलर कोऑर्डिनेट थीटा होगा और एंगुलर मोमेंटम की थीटा होगा। एंगुलर मोमेंटम को हम आपको पता है हम एल से डिनोट करते हैं, लेकिन ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की फॉर्म में इसको थीटा भी लिखा जा सकता है। तो थीटा से अगर हम इंडिपेंडेंट लेते हैं, आपको पता है एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी जो सी होती है ना वो इस तरह की फॉर्म की होती है, E इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1/2 आई थी, ये हमने लास्ट टाइम देखी थी। तो ये एनर्जी हमारी सिर्फ एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे नहीं डिपेंड कर रही। तो इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, सॉरी जनरलाइज्ड मोमेंटा होंगे और 2 जनरलाइज्ड मोमेंटा होंगे, क्योंकि 2 एटम्स हैं। तो इसका मतलब है ये एनर्जी में 2 इंडिपेंडेंट टर्म होंगी या 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, और वो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 kb/2 कंट्रीब्यूट करेंगी। तो अब हमारी टोटल स्पेसिफिक हीट जो होगी वो इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन और रोटेशन, ये 3 kb/2 आ गई ट्रांसलेशन से और kb आ गई रोटेशन से। तो जो टोटल और ये हाई टेम्परेचर के लिए है, ठीक है। तो ये 5 kb/2 बनती है। तो हाई टेम्परेचर कहाँ से आता था, ये जो एनर्जी वाली टर्म थी, याद है आपको, हमने एंगुलर मोमेंटम की एनर्जी में एच कट स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1/2 आई डिवाइडेड बाय के बी टी किया था। तो इसमें एल को निकाल के बाकी जो भी टर्म थी ना, इसको मैंने गैमा एल कर लिया था, एच कट स्क्वायर ओवर 2 आई के बी टी को। तो गैमा एल अगर लेस देन 1 होगा तो ये टेम्परेचर जो सा है ग्रेटर देन एच कट स्क्वायर ओवर 2 आई के बी होगा, तो ये लार्ज टी है, ठीक है। तो ये रोटेशन के लिए लार्ज और स्मॉल टी का डिटर्मिनेशन इस टर्म से होती है, एच कट स्क्वायर ओवर 2 आई के बी से। इस नंबर को आपको पता है एल से मल्टीप्लाई करते जाना, तो वो नंबर बढ़ता जाएगा, ये नंबर जो है ना वो बढ़ता जाएगा लार्जर एल की वैल्यूज के लिए, एंगुलर मोमेंटम की लार्जर वैल्यूज के लिए आपका जो है ना वो टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा सा इफेक्ट होगा। तो बहरहाल लार्ज टी के लिए आपको पता है कि सारे के सारे एंगुलर मोमेंटम के मोड्स जो उनसे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उस वक्त जो कंट्रीब्यूशन होती है वो के पी होती है। ये हमने लास्ट दूसरी तरह से भी किया था जब हम पार्टीशन फंक्शन वाले कर रहे थे कैलकुलेशन। तो अब स्पेसिफिक हीट ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन 5 kb/2 आ गई, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो सी है वो 7 kb/2 हो जाएगी। फिर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल भी देख रहे हैं। अब वाइब्रेशनल के मोड जो से, वाइब्रेशन के भी जो से है ना 2 मोड्स हैं। तो 2 मोड्स का मतलब है 2 इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो 2 टाइम्स kb/2 कंट्रीब्यूशन होगी, वो भी अगेन हाई टेम्परेचर के लिए हमने किया। हाई टेम्परेचर जो सा था वो एनर्जी की टर्म एच का ओमेगा डिवाइडेड बाय kb से डिटरमिन होता था। इसको अगर मैं गैमा एन कह लेती या गैमा वाइब्रेशनल कह लेती, तो ये एच का ओमेगा डिवाइडेड बाय के बी अगर लेस देन 1 होगा तो ये मेरा टेम्परेचर लार्जर देन एच कट ओवर के बी होगा, तो ये लार्ज टेम्परेचर है। तो टोटल अब स्पेसिफिक हीट जो डायटोमिक मॉलिक्यूल की है ना, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, अगर वाइब्रेशनल मोड भी एक्टिव है तो इसमें ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशनल मोड की कंट्रीब्यूशन होगी, और ये सब सम अप होकर 7 kb/2 होती है। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो 9 kb/2 निकलेगी। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की देख लेते हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास 2 केसेस हैं, जब कोई भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री ना हो, यानी कि जो है ना किसी भी तरह की सिमेट्री ना हो, हमारे तीनों डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स हों, सॉरी एटम्स हों।
तो ट्रांसलेशनल एनर्जी वही सेंटर ऑफ मास की होगी, जो कि ये px² py² प्लस pz²/2 होगी। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी की कंट्रीब्यूशन 3 टाइम्स kb/2 हो जाएगी। रोटेशन में भी अब हमारे पास तीनों एटम्स की रोटेशन जो सी होगी वो सेंटर ऑफ मास के लिहाज से होगी। तो हर टर्म जो सी है ना, वो हर हर एटम का जो है ना एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास L1, L2, L3 हम उसको कह लेंगे। तो रोटेशन जो कंट्रीब्यूट करेगी इसमें भी, क्योंकि 3 इंडिपेंडेंट एंगुलर मोमेंटम है, तो वो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो 3 kb/2 होगी ट्राइटोनिक मॉलिक्यूल के लिए। वाइब्रेशनल मोड जो से हैं, वाइब्रेशन में आपको पता है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अब क्योंकि 3 एटम्स हैं तो 3 ही एटम्स की काइनेटिक एनर्जी और 3 एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोड होगी, तो ये टोटल 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय kb/2 का मतलब है 3 kb वैल्यू आ जाएगी। अब हमारी टोटल स्पेसिफिक हीट जो आएगी वो ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन की वजह से है, जो कि 6 kb बन जाती है। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो सी है वो 7 kb बन जाएगी। सो आप ये देख सकते हैं कि अगर ये 6 kb है तो इसका मतलब है टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 12 थी। इसमें से 3 जो सी थी सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशन थी, और 3 जो सी थी वो रोटेशन की थी, तो 6 ये होगी, और 6 जो सी थी वाइब्रेशन की वजह से आ रही थी। अब अगर हमारे सिस्टम में कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल में होता है H2O, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के गिर्द जो हाइड्रोजन के दोनों एटम्स होते हैं, तो अगर हम ऑक्सीजन के सेंटर से एक एक्सिस निकाले जिसमें राइट और लेफ्ट पे इक्वल एंगल पे हाइड्रोजन हो, तो वो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाता है। तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसका एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। उस केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जो है ना उसकी तो वही ट्रांसलेशन मोशन की वजह से 3 kb/2 आ जाएगी, क्योंकि 3 इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। सेंटर ऑफ मास एक्स वाई जी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन रोटेशन में उसके पास अब 3 की बजाय सिर्फ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, क्योंकि हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो कि फॉर एग्जांपल H2O में था, अगर वो ऑक्सीजन से गुजर रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर आपका उसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास होगा, तो ऑक्सीजन की बजाय हम सिर्फ 2 हाइड्रोजन के जो है ना वो एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करेंगे। तो 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे या 2 इंडिपेंडेंट एंगल्स होंगे, तो उसी का कॉरस्पॉन्डिंग 2 कॉन्जुगेट मोमेंट होंगे। तो रोटेशन जो है ना वो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रखती है, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन 2 टाइम्स kb/2 हो जाएगी, जो कि kb/2 है। वाइब्रेशन के अलबत्ता वाइब्रेशन में हमारे पास जो है ना 4 मोड्स हैं। ये मैंने चेक नहीं किया कैसे हैं, तो 4 मोड्स बुक में लिखे तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। 4 फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी की टर्म होंगी और 4 पोटेंशियल एनर्जी की टर्म होंगी, तो ये टोटल 8 टर्म्स आ गई। और 8 टर्म्स का मतलब है वाइब्रेशन की कंट्रीब्यूशन 8 टाइम्स kb/2 होगी। टोटल जो स्पेसिफिक हीट आएगी वो ये इन सब टर्म्स का सम होगी, जो कि 13 kb/2 होती है। तो यानी वाटर मॉलिक्यूल की जो सी है स्पेसिफिक हीट अगर आपने देखनी है वो 13 kb/2 टाइप्स की टर्म होंगी। तो यानी इक्विपार्टीशन थ्योरम की मदद से हम स्पेसिफिक हीट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर मैंने आपको बताया था ना, वो रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोड्स की एनर्जी पे डिपेंड कर रहे हैं। वो हमारे रूम टेम्परेचर के लिहाज से हाई या लो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर कुछ गैसेस के लिए हाई टेम्परेचर है विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू वाइब्रेशन, एंड वाइस वर्सा। कुछ गैसेस के लिए इवन रोटेशन और वाइब्रेशनल सारे मोड ऑलरेडी एक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ के केसेस में रोटेशन मोड एक्टिव होते हैं लेकिन वाइब्रेशनल मोड एक्टिव नहीं होते। कुछ के केसेस में रोटेशन और वाइब्रेशनल मोड दोनों एक्टिव ना हो। सो हमें टेम्परेचर देख के जो है ना स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी चाहिए, लेकिन ये हाई टेम्परेचर्स के लिए जिसमें सारे मोड्स एक्टिव हों उसमें स्पेसिफिक हीट जो है कैलकुलेट करना आसान हो जाती है इक्विपार्टीशन थ्योरम को यूज करते हुए।